गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर के बारे में स्टडी किया था। आज फिजिक्स का दूसरा चैप्टर फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि फोर्स चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी सामान्यतः कांटेक्ट फोर्स के लिए कि जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट रहना आवश्यक है। अगर कांटेक्ट नहीं है तो फोर्स एक दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, स्पेशली फॉर कांटेक्ट फोर्स। यहाँ फोर्स से हमारा मतलब कांटेक्ट फोर्स रहेगा अभी इस चैप्टर तक के लिए। फ्रिक्शनल फोर्स भी एक फोर्स है, बट यह थोड़ा कांटेक्ट फोर्स से थोड़ा अलग है। जैसे फोर्स लगने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन था दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होना, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के में चूंकि ये फोर्स है तो वो नेसेसरी कंडीशन तो रहेगा ही, कांटेक्ट होना तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ एक और कंडीशन रहेगी कि जो दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं एक दूसरे से म्यूचुअल मोशन में हो। ध्यान दीजिएगा, दोनों ऑब्जेक्ट का मोशन में होना केवल यह शर्त नहीं हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स का। फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होने के लिए यह शर्त भी आवश्यक है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से म्यूचुअल मोशन में हों। फिर से समझ लीजिए, एक बार मैं अपनी सारी बातों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब कभी भी फोर्स के बारे में हम स्टडी करते थे, खासकर कांटेक्ट फोर्स के बारे में स्टडी करते थे, तो कांटेक्ट फोर्स के लिए अप्लाई होने के लिए या एराइज होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन ये हुआ करती थी कि दोनों ऑब्जेक्ट, जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में यह फोर्स अप्लाई हो रहा है वह दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हों। फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स है, इसलिए कांटेक्ट फोर्स की वो शर्त जिसमें कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में हो, कांटेक्ट में हो, यह तो यहाँ भी रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक और कंडीशन रहेगी। दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि दोनों ऑब्जेक्ट म्यूचुअल मोशन में हों। क्लियर? मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स एराइज होने की दो शर्तें हैं, दो कंडीशंस हैं। पहला, ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, और सेकंड कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ म्यूचुअल मोशन में हो। यदि इन दोनों में कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग कि म्यूचुअल मोशन क्या है। क्या म्यूचुअल मोशन, जो हम मोशन की सामान्य डेफिनेशन जानते हैं, जनरल डेफिनेशन जो क्लास 7 में पढ़े हैं, क्या म्यूचुअल मोशन उससे अलग है या म्यूचुअल मोशन वही मोशन है जो हम लोग 7th में पढ़े हैं? तो सबसे पहले इसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि मोशन और म्यूचुअल मोशन दोनों कुछ मायनों में एक दूसरे के समान हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स के आधार पर एक दूसरे से सेम है, सिमिलर हैं, बट कुछ फैक्टर्स के आधार पर ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। जब कभी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हों और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप दोनों हाथ को एक दूसरे में चिपका ले रहे हैं और दोनों को मूव करा रहे हैं। बॉल को लेकर कोई भी बॉलर जो है बॉल को लेकर दौड़ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हुए मूव कर रहे हैं। सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हुए मूव करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के म्यूचुअल मोशन में एक दूसरे से म्यूचुअल मोशन में नहीं कहे जाएंगे। तो म्यूचुअल मोशन कब नहीं कहा जाएगा? फिर से समझ लीजिए, जब कोई भी टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं और सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से अगर मूव करते हैं तो हम ऐसे मोशन को म्यूचुअल मोशन नहीं कहेंगे। म्यूचुअल वर्ड का मतलब ही होता है कि दो के बीच में जो बातें हों। वैसे होता है ना, हम आम बोलचाल की भाषा में बातें करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है कि कोई दो लोगों के बीच में कोई अगर समझ बन गई, आपसी समझ बन गई, तो हम कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जनरली ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। इसका मतलब यह हुआ कि म्यूचुअल का मतलब हो गया दो लोगों के बीच में जो कुछ भी हो रहा हो।
अब म्यूचुअल मोशन का मतलब हो गया दो लोगों के बीच में अगर मोशन हो रहा है तो हम ऐसे मोशन को म्यूचुअल मोशन कह देते हैं। यहाँ एक खास बात ध्यान देने की है, एक नई बात यहाँ दिखती है कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से म्यूचुअल मोशन में हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट मूव करें। कोई एक ऑब्जेक्ट भी अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो भी हम दोनों ऑब्जेक्ट को मोशन में कहते हैं, म्यूचुअल मोशन में कहते हैं। फिर से हमारी बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को बिना मूव किए भी म्यूचुअल मोशन में कह रहे हैं। जैसे जब कभी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है कांटेक्ट में रहने के साथ साथ, तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से म्यूचुअल मोशन में है। मतलब अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रहें तो आपको दूसरा ऑब्जेक्ट जो है मूव करता हुआ दिखाई देगा। जैसे अर्थ भी मूव कर रही है, सन तो मान लीजिए स्टेशनरी है। ऐसे ज्योग्राफी के चैप्टर्स में चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि सन भी मूव कर रहा है अपनी गैलेक्सी में, बट हम मान लेते हैं कि सन स्टेशनरी है। तो सन स्टेशनरी है, अर्थ भी मूव कर रही है, मून भी मूव कर रहा है। तो अगर हम देखें, अगर सन और अर्थ को देखें तो सन को तो हम मानते हैं कि स्टेशनरी है और अर्थ मूव कर रही है, लेकिन हमें कैसा लगता है कि सन भी जो है मूव कर रहा है और सुबह में जो पूरब में दिखाई देता है शाम में वो पश्चिम में चला जाता है। मतलब सन भी क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। हमें ऐसा लगता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सन अपनी जगह पर स्टेशनरी है और अर्थ मूव करती है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि सन जो है म्यूचुअली मोशन में है कंपेयर टू अर्थ। अर्थ के कंपेयर में सन जो है म्यूचुअल मोशन में है। अब तक आप लोगों को म्यूचुअल मोशन के बारे में बातें समझ में आ गई होंगी। फिर से सुन लीजिए, फ्रिक्शन की हमारी जो कंडीशन थी, पहला ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो और दूसरी बात क्या थी कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे से म्यूचुअल मोशन में हो। अभी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में ढंग से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात समझ लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, और फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, अगर हम इसके डेफिनेशन समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि लगभग ये चैप्टर हम लोग समझ गए। पूरे चैप्टर का समरी जो है इसी डेफिनेशन में रहेगा, इसलिए डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए और अपने कॉपी में चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। ध्यान देंगे, फ्रिक्शन की डेफिनेशन बता रहे हैं। ये किसी बुक में जल्दी मिलता नहीं है सामान्य तौर पे, इसलिए आप इसे नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। When two objects are in contact and in mutual motion, जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और म्यूचुअल मोशन में हो। When two objects are in contact and in mutual motion, then a force arises between the contact surface of the object. ये फोर्स कहाँ एराइज होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में। जो दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट सरफेस जहाँ होंगे वहीं पर ये फोर्स एराइज होगा। देन अ फोर्स एराइजेज, अच्छा कब एराइज होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या होंगे, म्यूचुअल मोशन में होंगे। अभी हम लिखना होगा तो अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी आप बस सुनिए ध्यान से। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट एंड इन म्यूचुअल मोशन देन अ फोर्स एराइजेज। कब फोर्स एराइज होगा, जब ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में हो और म्यूचुअल मोशन में हो। कहाँ एराइज होगा, दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में एराइज होगा। देन अ फोर्स एराइजेज इन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो जिस तरफ मोशन होता रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। म्यूचुअल मोशन में ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी म्यूचुअल मोशन होते हैं आप दोनों हाथों को, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे हथेली को एक दूसरे से टच करा लीजिए। और जैसे गर्म ठंडी के दिनों में एक दूसरे हाथ, एक हथेली को दूसरे हथेली के ऊपर जब आप रब करते हैं, उस तरीके से अगर आप रब करेंगे तो आप देखेंगे कि एक हथेली आपके दूसरे हथेली के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो म्यूचुअल मोशन में एक खास बात हमको यह भी देखने को मिलती है कि जब कभी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ म्यूचुअल मोशन में होते हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। मतलब यह हुआ कि जब कभी भी म्यूचुअल मोशन हो रहा होता है तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल मोशन हो रहा है, इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अच्छा, हमने फ्रिक्शनल फोर्स के डिफिनेशन में क्या कहा कि
फ्रिक्शनल फोर्स हर समय मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स एक ही है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी खास बात है इस फोर्स की, जो सामान्यतः फोर्स में हमको नहीं दिखाई देती। इसकी दो खास बातें मैं बताऊंगा, स्पेशल हैं, जो कि और फोर्सेस में आपको कहीं भी कितने भी तरह के फोर्स देखेंगे दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं देने वाली है। पहली खास बात देखिए क्या है, फोर्स एक ही है लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए उसका डायरेक्शन अलग अलग है तो एक ही फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं तो एक दोनों ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जिस तरफ है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स उनके लिए क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मान लीजिए आपने दोनों हथेलियों को पकड़ के अप एंड डाउन अगर आप रब करा रहे हैं तो जो हथेली अप जा रही है उसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, डाउन में लगेगा, और जो हथेली डाउन जा रही है उसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो देखें, खास बात ये हो गई कि फोर्स एक ही है बट इसका डायरेक्शन कितने हैं, दो दो दिखाई देते हैं हर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग। इतना ही नहीं, अगर जैसे कि मान लीजिए अप एंड डाउन अगर आप अपने पाम्स को अगर रबिंग कर रहे हैं तो जो अपवर्ड जा रहा था आपका पाम, अगर वो पाम अगर अब डाउनवर्ड जाने लगे तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा। मतलब हर समय ईच एंड एवरी कंडीशन में ये क्या रहेगा, मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ये रहेगा। क्लियर हो गई। अभी डिफिनेशन में लिखवाऊंगा, अभी आप घबराएं नहीं, प्लीज सुने। दूसरी चीज, दूसरी क्या खास बात इसकी है, जब कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, आप सबके पास तो बॉल है ही, घर में खेलते ही हैं, आप बॉल के ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो बॉल को जब आप किक करते हैं तो पूरे के पूरे बॉल के ऊपर ये फोर्स अप्लाई होता है और पूरा का पूरा बॉल क्या होता है, मूव कर जाता है। लेकिन जब कभी भी अगर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब होता है, तो हमने क्या कहा था, ये फोर्स कहाँ राइज होता है, बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पर राइज नहीं होता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फिजिकल फोर्स लगाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स लगाते हैं, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव करने का मेरा मतलब यहाँ ये हुआ कि उसका ईच एंड एवरी पार्टिकल जो है सेम डिस्टेंस कवर करता है सेम टाइम में। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका हर एक पार्टिकल सेम डिस्टेंस कवर करता है सेम टाइम में। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के साथ ऐसा नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स में फोर्स केवल और केवल उसी सरफेस के ऊपर लगता है जिस सरफेस के ऊपर जो सरफेस कांटेक्ट में होता है। मतलब जो सरफेस कांटेक्ट में नहीं होता है वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है। जैसे आप अपने दोनों हथेलियों की अगर रबिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ रहे हैं, तो हथेलियों जिधर आपकी हथेली है उसके ऊपर साइड में जो है आपको कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स की फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं है। पहले एक बार डिफिनेशन ध्यान से सुनिए, मैं जितनी बार बताया हूँ उसको अपने डिफिनेशन से कोरिलेट कर देता हूँ, फिर अगले स्टेप में आप इसको लिखेंगे। ध्यान से सुनिए। Whenever two objects are in contact and in mutual motion, मतलब यह हो गया ये दोनों में से कोई एक भी अगर कम होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क नहीं करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट को क्या होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए और एक दूसरे से म्यूचुअल मोशन में होना चाहिए। देन अ फोर्स एराइजेज, तब क्या होगा, एक फोर्स एराइज होगा। ठीक है, कहाँ एराइज होगा, देन अ फोर्स एराइजेज बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहाँ एराइज होगा, सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में यह फ्रिक्शनल फोर्स एराइज होगा। और उसका नेचर कैसा होगा, मतलब उसका डायरेक्शन कैसा होगा, विच ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ईच एंड एवरी कंडीशन में हर समय क्या होगा, ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करेगा। तो तीन बातें पता चल गई। फोर्स कब एराइज होगा, उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, क्या नहीं होगा तो फोर्स एराइज नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, तो नहीं होगा म्यूचुअल मोशन ना हो और कांटेक्ट ना हो तो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एराइज ही नहीं होगा। ठीक है, अब ये दोनों अगर शर्तें पूरी हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स एराइज हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एराइज होगा, दोनों सरफेस के बीच में एराइज होगा। क्लियर, दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में एराइज होगा। और कैसे एराइज होगा, तो उसका नेचर कैसा होगा, तो हर समय ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करेगा। अब पेन निकालिए और नोट कर लीजिए। When two objects are in contact and in mutual motion, then a force arises between the contact surface of the object which always opposes the motion of the object।
आप फ्रिक्शन के बारे में लगभग सभी चीज़ें जान गए। अब इन्हीं सारी बातों के आधार पर ये पूरा चैप्टर हम स्टडी करेंगे। आइए अब लाइन बाय लाइन जो है बुक का हम स्टडी करते हैं। You might have seen a driver of a car or a truck slow down the vehicles at the traffic signal. आप सामान्यतः ड्राइवर छोड़िए, आप अपनी साइकिल चलाते हैं, स्कूल आते समय अपनी साइकिल को ट्रैफिक सिग्नल पर धीरे कर लेते हैं, स्लो कर लेते हैं। स्लो कैसे करते हैं? ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो है ब्रेक जो है आपके साइकिल के टायर से टच करता है और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो है आपकी बाइसिकल स्लो हो जाती है। आइए देखिए, यू डू स्लो डाउन योर बाइसिकल व्हेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक। आखिर बाइसिकल पर कौन सा फोर्स लगता है जिस कारण ये बाइसिकल स्लो डाउन हो जाती है? तो आप तो तुरंत बता देंगे। अब कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। हैव यू एवर थॉट व्हाई बाइसिकल स्लो डाउन व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आप कहेंगे कि वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स इस कारण अप्लाई होता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के अप्लाई होने की दोनों शर्तें, दोनों कंडीशंस वहाँ फुलफिल हो जा रही हैं। तो आप सोचेंगे अरे हम तो भूल गए, कौन सा दोनों कंडीशन था? तो ध्यान से फिर से सुनिए। पहला कंडीशन हमारा क्या था? दोनों ऑब्जेक्ट क्या हों? कांटेक्ट में हों। तो जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो टायर और ब्रेक आपका क्या हो जाता है? कांटेक्ट में हो जाता है। दूसरा कंडीशन क्या था? कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या हों? म्यूचुअल मोशन में हों। जैसे ही ब्रेक टच करता है टायर से आपके, तो टायर और ब्रेक एक दूसरे के अक्रॉस म्यूचुअल मोशन में हो जाते हैं। हमने बताया था आपको म्यूचुअल मोशन में यह कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट मूव करें। एक ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा तो भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों ऑब्जेक्ट म्यूचुअल मोशन में हो जाएंगे। चलिए, नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। हम देखते हैं सामान्यतः कि कोई भी ऑब्जेक्ट, आपकी बॉल जो है, बॉल को आप किक कर देते हैं तो बॉल मूव करता हुआ जाता है आगे और धीरे धीरे स्लो डाउन होता है। साइकिल को अगर पैडलिंग करने के बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे आपकी बाइसिकल भी क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है। तो क्या वहाँ तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो कैसे वो स्लो डाउन हो रही है? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, वहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। कैसे अप्लाई हो रहा है? थ्रू एयर। एयर के थ्रू भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और एयर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है जिस कारण ऑब्जेक्ट जो है स्लो डाउन हो जा रहे हैं। फाइनली, हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन अ ग्राउंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम? व्हाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पिल? अगर आप बनाना के छिलके पर, केले के छिलके पर अगर आपका पैर पड़ जाता है तो आप स्लिप क्यों कर जाते हैं? इस कारण स्लिप कर जाते हैं कि हमें चलने के लिए भी फ्रिक्शनल फोर्स की आवश्यकता होती है। जहाँ फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा तो हम नहीं चल पाते हैं। बनाना के छिलके के ऊपर, केले के छिलके के ऊपर अगर आपका पैर पड़ता है तो वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है और फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाने के कारण हम वॉक नहीं कर पाते हैं और गिर जाते हैं। वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर? घर में अगर पानी गिरा रहे सरफेस के ऊपर, फ्लोर के ऊपर गीला रहे तो आपको चलने में कठिनाई होती है। बरसात में सड़कों पर चलने में आपको क्या होती है? कठिनाई होती है। साइकिल भी घर से कहा जाता है ना कि पानी बरसा हुआ है, साइकिल आराम से धीरे धीरे चला के ले जाना। इसका यही कारण है कि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया होता है और कम हो जाने के कारण जो है फोर्स कम अप्लाई होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम अप्लाई होता है, जिससे कि आपको चलने में सामान्यतः परेशानी होती है। आगे देखिए, यू विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पता करेंगे, हालांकि हम लोग पहले ही पता कर चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक एक्टिविटी पढ़ते हैं। जेंटली पुश अ बुक ऑन टेबल। टेबल के ऊपर हम क्या करते हैं? बुक को पुश करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं पुश करते समय? ऑब्जर्व करते हैं कि हमें फोर्स लगाना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है। उसी बुक को अगर हम हवा में उठा के मूव कराते हैं तो कंपेरेटिवली हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। आखिर क्या कारण है कि टेबल के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, टेबल के ऊपर बुक रखी रहती है और फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है? वीडियो को रोक लीजिए, रोक के थोड़ा सोचिए 2 मिनट, सोच के और फिर मैच कराइए, क्या इसमें जो आंसर दिया है दोनों सेम है, आपका आंसर और इसका आंसर। बंद कर लीजिए वीडियो और सोचिए। Gently push a book on table. You observe that it stops after moving some distance. Repeat this activity.
पुशिंग द बुक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, डज द बुक स्टॉप्स दिस टाइम टू। एक बार बुक को आगे की तरफ थोड़ा धक्का देके छोड़ दीजिए तो वो क्या होता है, जब धक्का देके छोड़ देते हैं तो थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है। फिर दूसरे डायरेक्शन में धक्का देके छोड़ दीजिए, फिर थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है। क्या बताए थे हम, बताए थे ना कि फ्रिक्शनल फोर्स हर समय जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो बुक अगर आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, बुक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, सोचिए, वेस्ट डायरेक्शन में लगेगा। अगर बुक वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। समझ गए। नेक्स्ट, कैन वी सी दैट द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन। क्या हम कह सकते हैं कि बुक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हर समय मोशन का अपोज करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलिए। You saw that if you apply a force along the left, frictional force is acting along the right. Each and every condition में तो कंडीशन हमने डिफिनेशन में बता ही दी कि हर समय मोशन के क्या होगा, अपोजिट लगेगा। अगर हम इस राइट से फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं तो राइट लगेगा, अप लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउन लगेगा, डाउन लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स अप लगेगा। अब ये बातें आपको समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. In both cases, force opposes the motion of the object of the book. ऐसा सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को फिर से प्ले करके समझ लीजिए। The force of the friction always opposes the applied force. जैसा कि बताया गया है कि हर समय जो है मोशन का अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, मोशन का अपोज करता है, इसका मतलब मोशन किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, इसका मतलब कि फोर्स का भी अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन से फोर्स का अपोज करता है, जो फिजिकल फोर्स किसी भी बॉडी के थ्रू, एक बॉडी के थ्रू दूसरे बॉडी के ऊपर लगाई जाती है। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेस। बोलेंगे नहीं, फ्रिक्शनल जो है सभी सरफेस के लिए सेम नहीं होता है। रफ सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगता है, स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है। डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। आप बोलेंगे यस ऑफ कोर्स। लेट अस फाइंड आउट। आइए हम फाइंड करते हैं। तो फाइंड कर लीजिए, आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं कि सरफेस अगर बहुत स्मूथ है, बहुत चिकनी सरफेस होती है तो उस पर चलना आपके लिए कठिन हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है। और उसी सरफेस को किसी तरीके से अगर हम रफ बना देते हैं, उस पर कुछ मान लीजिए सैंड पार्टिकल्स गिरा देते हैं, तो अब हमारे लिए चलना आसान हो जाता है। आइए देखते हैं बुक में क्या लिखा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ध्यान से समझिए। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड द ब्रिक के चारों ओर एक ईंट ले लीजिए, ईंट के चारों ओर एक धागा बांध लीजिए, स्ट्रिंग बांध लीजिए। पुल द ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस, और स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू उसे पुल कीजिए। जब पुल करेंगे तो स्प्रिंग बैलेंस में कुछ रीडिंग आने लगेगी, वो रीडिंग ये बताएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता रहेगा। You need to apply some force. Note down the reading of the spring balance when the brick just begin to move. मतलब कि एक और चीज़ समझिए कि एक ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जब कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और फ्रिक्शनल फोर्स हर समय उस ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शनल फोर्स तब तक उस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देता है जब तक कि वह ऐसा करने में सक्षम है। जब उसकी एबिलिटी खत्म हो जाती है, वह एबल नहीं होता है ऐसा करने में, तभी ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है। ऐसे केस में जो भी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे मान लीजिए आपकी साइकिल है तो उसके लिए फिक्स है ना कि आपको साइकिल को मूव करने के लिए मिनिमम इतना फोर्स चाहिए। आप हवा से अपने मुंह से फूंक मार देंगे तो साइकिल नहीं चलने लगेगी, क्योंकि वो इतना फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएगा जो कि उस सफिशिएंट फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने में के लिए नेसेसरी हो। ऐसा संभव नहीं है। मतलब यह हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया जा सकता है, उससे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स वो ऑब्जेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएगा।
तो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया जा सकता है उससे, और आपको क्या करना पड़ेगा, हर समय उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए उसके थ्रू जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया जाता है उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे बॉटल है, पानी का बॉटल भरा हुआ टेबल पर रखा हुआ है, तो आप उसको हल्के से पुश करेंगे तो मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसका फ्रिक्शनल फोर्स आपके थ्रू लगाए गए फोर्स से ज़्यादा है। लेकिन उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, उस बॉटल का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, एक पानी का बॉटल रखा हुआ है तो उसके थ्रू जो फोर्स लगाया जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जा रहा है, आप अगर बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, यदि आपका फोर्स उसके फ्रिक्शनल फोर्स से कम रहता है तो बॉटल आपका मूव नहीं करता है। लेकिन आप ज्यों ही एक इतना फोर्स लगाते हैं जो कि उसके फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होता है, उसके किसके, बॉटल के फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होता है, तो बॉटल मूव करना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू फिक्स है कि कितनी क्वांटिटी में फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू लगाया जाने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, हम उसे उसका लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। मतलब कि अब वो उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा जो है ये आगे नहीं बढ़ सकता है। फिर से ध्यान दीजिए कि द फोर्स एराइजेज, the maximum force arises between the contact surface of the two object is called the limiting frictional force। ज़्यादा से ज़्यादा जो फोर्स अप्लाई हो सकता है, जो एराइज हो सकता है, हम उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो जब इस ब्रिक में अगर आप स्प्रिंग बैलेंस बांध के स्प्रिंग बैलेंस को खींचते हैं तो ब्रिक मूव करना शुरू नहीं करता है, मतलब वह अभी उससे ज़्यादा जो है फोर्स लगा रहा है। आप फिजिकल फोर्स जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं ब्रिक के ऊपर, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो एक समय ऐसा होगा कि ब्रिक मूव करना शुरू कर देगा। तो ब्रिक के मूव करने के जस्ट पहले जितना फोर्स लग रहा होगा, हम उसी को उसका लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। मतलब कि यह लिमिट है, अब इसके बाद अगर आप फोर्स लगाएंगे, मैक्सिमम ये ब्रिक इतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगा सकता है, इसके बाद अगर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। आइए देखते हैं। टाई अ स्ट्रिंग around a brick, pull the brick by spring balance, you need to apply some force, note down the reading on the spring balance when brick just begins to move, it give you a measure of the force of the friction between the surface of the brick and the floor, बता देगा कि यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है। नाउ रैप द पीस ऑफ द पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक, अब क्या करें, ब्रिक के चारों तरफ एक पॉलीथीन जो है रैप कर दीजिए, बढ़िया वाली पॉलीथीन रैप कर दिए आप। तो क्या अब ये बताइए कि अब उतना ही फोर्स लगेगा, क्या उससे कम लगेगा या उससे ज़्यादा लगेगा? देखिए, सबको पता है कि अब जो फोर्स लगेगा वो पहले से कम लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने उसमें क्या कर दिया है, पॉलीथीन की रैपिंग कर दी है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस? तो क्या कहेंगे आप, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग डाउन हो जाएगा, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग जो है कम हो जाएगा इन द टू केसेस। व्हाट माइट बी रीजन, आखिर इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन यह हो सकता है कि जब हम लोगों ने पॉलीथीन लगा दिया तो सरफेस स्मूथ हो गया, सरफेस स्मूथ हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगा। पहले जब पॉलीथीन नहीं लगा था तो रफनेस ज़्यादा थी, और रफनेस ज़्यादा होने के कारण फ्रिक्शनल फोर्स जो है ज़्यादा था। अब आइए थोड़ा सा बस स्प्रिंग बैलेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज की पढ़ाई ख़त्म करते हैं। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, यह स्प्रिंग बैलेंस का फिगर है, और आप एक्चुअल में भी स्प्रिंग बैलेंस कहीं ना कहीं देखे होंगे। जब गैस का सिलेंडर आपके घर में आता होगा तो सिलेंडर डिलीवरी करने वाले जो अंकल जी होते हैं उनके पास भी स्प्रिंग बैलेंस होता है। नेक्स्ट टाइम मांग के आप देख लीजिएगा। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, इस डिवाइस के थ्रू फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं, फोर्स को मेजर करते हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इट कंसिस्ट of a coil spring which get stretched when a force is applied to it। इसमें स्प्रिंग होता है जो कॉयल के फॉर्म में होता है, गोल 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 मूव किया रहता है, ठीक है, मुड़ा रहता है, और उसी के थ्रू जो होती है, जब उसके ऊपर वेट लगाया जाता है तो वह स्ट्रेच करता है। और उसी के साथ साथ देखिए एक रीडिंग के लिए एक कुछ लगा हुआ है पॉइंटर, जो कि स्केल के सहारे जो है आगे बाहर की तरफ एक स्केल लगा हुआ है, स्केल के सहारे मूव करता है, और हम उसमें रीड करके बता देते हैं कि ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। Stretching the spring is measured by a pointer moving on the graduated scale। graduated का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर जो है वो स्केल बनी हुई है।
द रीडिंग ऑन द स्केल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और इससे पता चलता है कि कितना मैग्नीट्यूड फोर्स का लग रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी एक्टिविटी 12.3 आप लोग पढ़ के रखिएगा ये सारी एक्टिविटीज़ की, जिसमें देखेंगे कि एक टेबल है, एक टेबल पर एक बच्चा जो है कुछ पेन वगैरह गिरा रहा है। अब उसके ऊपर क्या रख दिया गया, सैंड पेपर रख दिया गया। पहले टेबल स्मूथ था, फ्रीली था, तो सैंड पेपर रख दिया गया। तो अब टेबल जो टेबल का सरफेस है वो उतना स्मूथ नहीं है, तो हम देख रहे थे कि जो पेंसिल बच्चा गिरा रहा था या कोई ऑब्जेक्ट गिरा रहा था, फर्स्ट केस में फिगर ए में ज़्यादा दूर तक जा रहा है, दूसरे केस में आप देखेंगे फिगर बी में कम दूरी तक जा रहा है। तो अब बताएं क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप बताएंगे कि पहले केस में जो है टेबल का सरफेस ज़्यादा स्मूथ था, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कम लग रहा था, इसलिए ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर तक मूव कर गया। सेकेंड केस में चूँकि सैंड पेपर हम वहाँ लगा दिए हैं, इस कारण जो है फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया रफनेस बढ़ने के कारण, और फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाने के कारण मोशन का अपोज हो रहा है, और अब जो है ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा है। तो आप लोग एक्टिविटी 12.3 पूरी स्टडी करके रखेंगे। नेक्स्ट हम इस एक्टिविटी 12.3 के नीचे से पढ़ाना शुरू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों।